सादिया की ट्रेन 7 घंटे लेट पहुंची थी। मुबीन फिर भी स्टेशन पर उपस्थित था। सादिया ने पहली बार अकेले यात्रा की थी। फिर मुन्ने ने भी काफ़ी परेशान किया था। मुबीन को देखकर उसकी आधी थकान जाती रही। घर पहुंची तो द्वार पर ताला देखकर उसे अचरज हुआ। मुबीन ने बताया कि सब लोग एक विवाह में गए हैं, शाम तक आ जाएंगे। सादिया ने गर्म पानी से स्नान किया, मुन्ने को नहलाकर कपड़े बदले और रसोई में पहुंच गई। फ्रिज खोलकर देखा, ना भाजी थी ना हॉट केस में रोटियां। उसे अजीब सा लगा। सबको पता था कि वो 17 घंटों की यात्रा करके आ रही है। फिर ट्रेन 7 घंटे देरी से आई, तब भी किसी ने उसके लिए खाना बनाकर नहीं रखा। उसे बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी। उसने आलू की सब्जी व पराठे बनाए और मुबीन को आवाज़ दी। मुबीन ने गरम पराठे देखकर कहा, मैंने तो आपा से कहा था कि खाना बनाकर रख देना। सादिया ने सहजता से कहा, विवाह में जाने की हड़बड़ी में समय नहीं मिला होगा। मुबीन कटुता से बोला, कौन सा समंदर पार कर जाना था कि तैयारी में समय लग गया। आप भी बस छोड़िए, खाना खाइए। सादिया ऐसे विवादों से दूर ही रहती थी जिनके कारण परिवार में कलेश उत्पन्न। मतीन और मुबीन 2 भाई थे। बहन उन दोनों से बड़ी थी। नाम था शबनम, पर नाम से सर्वथा विपरीत थी। हर समय उसकी जीभ चलती रहती थी और दूसरों को आहत करती रहती। विवाह के 8 महीने बाद ही मायके आकर बैठ गई थी। ससुराल के नाम से चिढ़ती थी। माँ ने हथेली का फफोला बनाकर रखा है उसे। इस बूते पर वो दोनों भावजों पर हुक्म चलाती रहती थी। मतीन की पत्नी नईमा ने शबनम जरा दबती थी, क्योंकि वो भी बहुत तेज मिजाज की थी। शबनम एक कहती तो वो 2 सुनाती। सादिया कभी उलटकर जवाब उन्हें नहीं देती थी तो वो उसे और दबाती। सादिया ने खाने के बर्तन वैसे ही पड़े रहने दिए और अपने कमरे में आ गई। मुबीन मुन्ने के साथ खेल रहा था। 1 महीने बाद बेटे से मिला था। सादिया को देखते ही बोला, तुम आराम करो, बहुत थकी हुई लग रही हो, मैं मुन्ने को संभालता हूँ। वो मुन्ने को उठाए हुए बैठक में चला गया। सादिया को सोए थोड़ी ही देर हुई थी कि सब लोग विवाह समारोह से लौट आए। टीनू मीनू उसके पलंग पर चढ़कर उसे जगाने लगी। चाची, हमारे लिए क्या लाई? सादिया कच्ची नींद से उठ बैठी। उसे क्रोध तो बहुत आया, पर पी गई। नईमा और आपा दरवाजे के पास खड़ी थी। आपा ने हंसकर कहा, मुझे तो धैर्य रखना कठिन हो गया, इसलिए बच्चों से कहा कि चाची को जगा दो। सादिया ने मुंह हाथ धोए, सूटकेस से मिठाई के 2-3 डिब्बे निकाले और टीनू मीनू को दे दिए। बच्चे मिठाई में मगन हो गए। तब तक नईमा चाय लेकर आई। सादिया ने चाय पीते हुए कहा, अम्मी और अब्बू ने आप सब लोगों को सलाम और दुआ भेजी है। बस बस, उसकी सास ने कुछ विचित्र ढंग से कहा। हाँ और क्या? सादिया को हैरत हुई। क्या दिया है तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें? आपा एक एक शब्द चबाती हुई बोली, मुझे साड़ी दी है और मुन्ने को सूट। सादिया बोली, लाकर दिखाती हूँ। नहीं, रहने दो। आपा उपेक्षा से बोली, अपने दामाद के लिए कुछ नहीं भेजा तुम्हारी अम्मी ने? वो सादिया हकलाकर रह गई। कैसे कहती कि एक साड़ी ही बड़ी कठिनाई से खरीद सके थे उसके पिता। वो तो उसके लिए भी मना कर रही थी, पर उसकी अम्मी ने कहा था, तेरी सास क्या कहेगी कि मायके गई तो माँ ने एक साड़ी भी नहीं दी। वो बात ये है कि मेरा बहुत जल्दी में निकलना हुआ ना, ये साड़ी तो पहले से लेकर रखी थी। सादिया की समझ में ना आया कि क्या कहे, कैसे उन्हें समझाए। अम्मी, आपा ने माँ की ओर देखकर ठंडी सांस भरी। जब दामाद के लिए ही वहाँ से कुछ नहीं आया तो हम और तुम किस खेत की मूली हैं? बहू, सास ने उसे घूरा, लेन देन की बातें सीखो। अभी पास पड़ोस की औरतें आएंगी, पूछेंगी कि समधिन ने क्या भेजा है, तो हम क्या दिखाएंगे उन्हें? ये कहेंगे
कि हमारी बहू मायके से खाली हाथ चुलाती वापस आ गई। क्या इज्जत रहेगी हमारी? नहीं माँ, भाभी तो मायके से सबके लिए कपड़े लाती हैं। फिर पिछली बार तो सच्चे मोतियों के कंगन लाई थी मेरे लिए। नई माँ जले पर नमक छिड़कती हुई बोली। भाई छोड़ो शबनम आपा, हर किसी की हैसियत अच्छा देने दिलाने की नहीं होती ना। सास ने बड़बड़ाते हुए कहा। दिल भी होना चाहिए देने का। गरीब से गरीब बाप भी अपनी बेटी को नंगी बुच्ची नहीं रखता। बहू के मायके वाले एक नमूना है। सादिया ने सहन ना हो सका, कमरे में आकर फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय मुबीन और मतीन आ गए। आपा ने मुबीन को आड़े हाथों लिया, शिकायत करने बैठ गई कि सादिया मायके से किसी के लिए उपहार लेकर नहीं आई। पर आपा, अभी मुन्ने के जन्म के बाद हम लोग उसे लिवाने गए थे, तब सबको कपड़े दिए थे उन लोगों ने। मुबीन पत्नी का पक्ष लेता हुआ बोला। वो दूसरा अवसर था, उन्हें देना ही था सो दिया। पर मायके से वो बहू लौटती है तो ससुराल वालों के लिए उपहार लाने ही पड़ते हैं। ये सादिया की सास थी, जिन्हें बेटे का बहू के पक्ष में बोलना तनिक भी नहीं भाया। अम्मी आप भी बस। मुबीन को क्रोध आ गया था। मैं भी क्या बस? उन्होंने आंखें निकाली। नहीं माँ, दुल्हन भी मायके जाती है, उससे तो हमें शिकायत नहीं होती। मतीन ने नईमा को संकेत से वहाँ से हट जाने को कहा। नईमा का मन नहीं था और मतीन द्वारा घूरने के कारण उठ गई। सास और ननद मोर्चे पर डटी रहीं। शबनम आपा बोली। मुबीन, तुम्हें अम्मी के सामने बीवी का पक्ष लेते हुए लाज नहीं आती? औरतों के बीच में क्यों बोलते हो? मतीन तो कभी बीवी के लिए अम्मी के सामने आवाज़ ऊंची नहीं करता। मतीन भाई को बोलने की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि आप भाभी जान को सिर पर बिठाए रखती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि भाभी जान ट्रक भर कर दहेज लाई थी। अब भी मायके से तोहफे लाकर आप दोनों की लगाम हाथ में रखती हैं। मुबीन, तुम बदतमीजी पर उतर आए हो। आपा ने नथुने फुलाए। नईमा अपने कमरे से सब बातें सुन रही थी। वो तड़प कर बाहर आना चाहती थी, पर मतीन ने आने नहीं दिया। मुबीन ने नईमा की ओर देखकर कहा, भाभी जान, मुझे आपसे शिकायत नहीं है। आप अपने तरीके से व्यवहार करती हैं। मुझे अम्मी से शिकायत है। वे दोनों बहुओं को एक आंख से क्यों नहीं देखती? वो तो कहो। सादिया झगड़ालू नहीं है। मुझसे वो सास ननद की शिकायत नहीं करती, अन्यथा ये घर मेरे लिए सिर दर्द हो जाता। वो पैर पटकता हुआ कमरे में चला गया। आपा ने बात पकड़ ली कि भाई ने रेशम में लपेट कर उन्हें जूते मारे हैं। फिर सारा क्रोध निकाला सादिया पर। कई दिनों तक उससे किसी ने सीधे मुंह बात नहीं की। सादिया के पिता मुबीन के पिता के मित्र थे। वे अध्यापन कार्य करते थे, घर के बहुत संपन्न नहीं थे। मुबीन के पिता को सादिया बहुत पसंद थी। मुबीन की अम्मी ने संपन्न घरानों की बहुत सी लड़कियां देख रखी थी। एक नईमा की बुआ की लड़की थी जिस पर उनका बहुत मन था, पर बाप बेटों के आगे उनकी एक न चली। सादिया के पिता ने अपनी हैसियत के हिसाब से बहुत कुछ दिया, पर सास ननद तो पहली बहू से उसकी तुलना करती और उसे नीचा दिखाती। मुबीन के पिता जब तक जीवित थे तब तक स्त्री नियंत्रण में थी। उनके देहांत के बाद आपा तो बिल्कुल बेलगाम हो गई थी। सास भी ताने देने लगी। मई का महीना था। सादिया मायके जाने का प्रोग्राम बना रही थी। नई माँ तो बच्चों की छुट्टियां आरंभ होते ही चली गई थी। सादिया को सास ने यह कहकर रोक लिया कि नई माँ के आने के बाद जाना। भला दोनों बहुएं मायके चली जाती तो घर के काम धाम कौन करता? सादिया मन मारकर चुप रह गई थी। जानती थी कि नई माँ पूरी गर्मियाँ गुजार कर ही लौटेंगी और उसका जाना ना हो पाएगा। पर सादिया के मायके से पत्र आया कि बड़े चाचा और चाची
पाकिस्तान से मिलने आ रहे हैं, तुरंत आ जाओ। मुबीन के कार्यालय में पत्र आया था। उसने घर आते ही सादिया को तैयारी करने के लिए कहा। आपा ने सुना तो बोली, सादिया हमारे हिस्से की याद रखना। कैसा हिस्सा? सादिया की समझ में नहीं आया। पाकिस्तान वाले ढेरों तोहफे लाएंगे। पिछली बार तुम कुछ नहीं लाई थी हम लोगों के लिए। अब सब कपड़े वगैरह पहले ही निकाल कर रख लेना। आपा आप भी कमाल करती हैं। वर्षों से चाचा चाची से हम लोगों का पत्र व्यवहार नहीं है। विभाजन के समय वे लोग पाकिस्तान गए थे। उन्हें क्या पता कि यहाँ कौन कौन भाई भतीजे अथवा दूर पास के संबंधी हैं। वे क्या एक एक के नाम के तोहफे लाएंगे? सादिया ने कहा, साथ भभक कर बोली, बहू कमाल की हो तुम, पहले ही पत्ता काट देती हो। हमें तजुर्बा है, दूसरों के यहाँ देखा है, सो कहते हैं। चौधरी करमदीन के बहनोई दुबई से आते हैं तो हर एक के नाम का तोहफा चिट लगा कर लाते हैं। रामा स्वामी की बहन कनाडा से आती हैं तो इत्र की शीशियों पर भी एक एक का नाम लिख कर लाती हैं। नईमा की नानी पाकिस्तान गईं तो वापसी में सबके लिए साड़ियाँ और कमीज़ें लाईं। लोग हमसे कहते हैं कि कहाँ नंगे बूचों के घर से लड़की लाई हो जो सादिया की आंखें भराएं। चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गई। मुबीन भी उठकर उसके पीछे चला गया तो आपा ने जोर से जन मुरीद कहकर मुंह टेढ़ा कर लिया। सादिया तैयारी कर लो, मैं कल सुबह तुम्हें स्वयं पहुंचा कर आऊँगा। और हाँ अम्मी, ये बातों पर कान ना धरा करो। मुबीन ने प्रेम से सादिया के बाल सहलाए। सादिया सिसकने लगी। आप तो जानते हैं मेरे घर की हालत क्या है। 1 वर्ष से अब्बा बिस्तर पर पड़े हैं, उनका इलाज, छोटे 3 भाइयों की पढ़ाई का खर्च, फिर दादी हमेशा बीमार रहती हैं। मैं जानता हूँ सादिया, इसलिए तो तुम्हारा पक्ष लेता हूँ। मुबीन का मन सादिया की असहाय स्थिति पर पिघला जा रहा था, पर अम्मी और आपा समझने का प्रयत्न नहीं करते। मैं हर प्रकार से उन्हें प्रसन्न रखने की जतन करती हूँ। खैर, वो लंबी सांस लेकर बोली, इस बार लौटते समय मैं उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ अवश्य लाऊंगी। उनके ताने मुझसे सहन नहीं होते। मुबीन बहुत देर तक सादिया को समझाता रहा, फिर टहलता हुआ दूर तक निकल गया। वो बहुत परेशान था। सादिया पर उसे दया आती थी। मन में कुढ़ते रहने से उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता था। वो फिर माँ बनने वाली थी। मुबीन सहसा उसे किसी ने आवाज़ दी। वो चौंका तो नीना दीदी को अपने सामने खड़ा पाया। वे उसके बचपन के मित्र नरेंद्र की बहन थी। वे उन्हें अपने घर ले गई। नाश्ते के बाद वो चलने को हुआ तो नीना दीदी ने पूछा, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? मुझे बताओ, नरेंद्र की भांति तुम भी मेरे छोटे भाई हो, मुझसे कुछ न छुपाओ। मुबीन ने टालना चाहा पर सफल न हुआ। घर की इतनी छोटी सी बात उसे बाहर बताते अच्छा नहीं लगा। वैसे ये इतनी छोटी बात नहीं है, क्योंकि इसके कारण सदैव तुम्हारे घर में कलह होता रहता है, और इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि तुम यूँ मुँह लटकाए फिरते रहो। नीना दीदी हंसते हुए बोली। मुबीन आश्चर्य से उनका मुंह ताकने लगा। वे आगे बोली, मुबीन, ये स्त्रियां जो मायके से उपहार लाकर ससुराल में भरती हैं, वास्तव में ससुराल ही का रुपया होता है। वर्ष भर तक घर के खर्च में से पैसे निकालकर, या यूँ कह लो कि रुपया बचाकर, वे मायके ले जाती हैं और फिर वापस आकर मायके का रौब झाड़ती हैं। भला सबके मायके वाले इतने संपन्न तो नहीं होते कि हर चक्कर में बेटी के साथ ससुराल वालों को भी निहाल कर दें। मुबीन की आंखें खुल गईं। आपका मतलब है दीदी? हाँ, नीना दीदी मुस्कुराईं। तुम अपनी पत्नी और माँ के मध्य मधुर संबंध बनते देखना चाहते हो तो सादिया की सहायता क्यों नहीं करते? जो कुछ तुम
खर्च करोगे वो तुम्हारे ही घर में आएगा। बस यूँ समझ लो कि सीधे ना पकड़कर हाथ घुमाकर नाक पकड़नी पड़ेगी। मुबीन ने नीना दीदी ही ये से रकम उधार ली और दूसरे दिन सादिया को लेकर निकल पड़ा। एक दिन ससुराल में रुककर लौटने लगा तो 3,000 रुपये सादिया के हाथ में रखता हुआ बोला, लौटते समय इस रकम से अम्मी, आपा और भाभी के लिए साड़ियाँ ले आना ताकि उन्हें शिकायत ना हो। पर सादिया बोली, क्या मैं झूठ बोलूं कि मेरे मायके वालों ने ये सब भेजा है? मुझे लेन देन का ये कारोबार वैसे भी पसंद नहीं है। उपहार अपनी इच्छा से और विशेष अवसरों पर लिए जाते हैं, उधार लेकर नहीं, ना मांग कर लिए जाते हैं। ये मेरा रुपया है, अर्थात तुम्हारा भी है। मुबीन ने सादिया को समझाया, और मैंने झूठ बोलने के लिए कब कहा? तुम कहना ये उपहार आपके लिए है, बस मायके से लौटी हो तो तुम लाई या तुम्हारे मायके वालों ने भेजे हैं, यह उन्हें स्वयं समझने दो। वैसे यहाँ तक मैं अम्मी और आपा के स्वभाव को समझता हूँ, वे आम खाने से मतलब रखेंगी, पेड़ गिरने से नहीं। सादिया, मैं चाहता हूँ अम्मी और आपा जो तुम्हारा तिरस्कार करती हैं वो ना करें। हमारे घर में शांति हो। तुम नईमा भाभी की भांत अम्मी की आँख का तारा चाहे ना बनो, पर वे तुमको कष्ट ना दें ऐसी छोटी छोटी युक्तियों से। यदि परिवार में शांति बनी रहे तो बुराई क्या है? सादिया की आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर आए। इस समय जो विचार उसकी आंखों को भिगो गया था वो ये नहीं था कि अब वो सास ननद के तानों से मुक्ति पा जाएगी। वो तो इस विचार से खुश थी कि मुबीन उससे कितना प्यार करता है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी प्यार भरी कहानी। तो आपको कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं इस कहानी को। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक और बहुत ही शानदार कहानी को लेकर आपके सामने। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।